चलें जी, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की एक रिवीजन। अब अगेन एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल के अंदर हम लोग कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा बातें नहीं पढ़ सकते। हमें इसके अंदर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो एक सवाल है हमारे पास ऑटम 2025 का। इस सवाल के अंदर एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुए हैं और आखिर में इन्होंने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी मांगी है। तो आइए ये सवाल अटैम्प्ट करते हैं ताकि हमारे एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल की भी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सर मार्जिनल स्टेटमेंट बनानी है और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनानी है। चलें, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग डील कर रहा होता है पीरियोडिक कॉस्ट से और एब्जॉर्प्शनल कॉस्ट डील कर रहा होता है। सर एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग ये कहेगा कि जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ और जब प्रोडक्ट बिक जाएगी तो फिर उसको पीएनएल में चार्ज कर देना। मार्जिनल ये कहता है कि नहीं, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उस तरह की सारी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो सारी की सारी कॉस्ट आप इस पीरियड के अंदर चार्ज कर दो, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों में इख्तलाफ है। तो एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इस चीज़ का होता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों के ऊपर हम जो एडिशनल चीज़ें लगा रहे होते हैं सिर्फ उनका डिफरेंस आ रहा होता है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स में क्या वैल्यू है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में क्या डिफरेंस है। इन दोनों की वजह से दोनों प्रॉफिट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। तो आइए इस सवाल को अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों को पैरेलल लेके चलें। जहाँ जहाँ सेम बातें, हाँ जहाँ डिफ्रेंसिएशन आएगी फिर वहाँ पर चेंजिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल। सर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन हमारे पास दो तरह की कॉस्टिंग है और आइए इनके अंदर हम लोग सबसे पहले सेल्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि सबसे बुनियादी चीज़ है। सर सेल्स है हमारे पास कितनी, 84 मिलियन की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स रिकॉर्ड कर लूँगा 84 मिलियन की। सेल्स दोनों में सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। देन सेल्स के बाद हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के हवाले से मैं एक बार नीचे देख लूँ कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई मजीद बात ना गिवन हो। वैसे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। आई टोल्ड यू जहाँ डिफरेंस अराइज होगा वो फिक्स कॉस्ट में अराइज होगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दोनों में वेरिएबल होती है तो इसकी वजह से कोई डिफरेंस नॉर्मली नहीं आ रहा होगा। ML uses FIFO method for valuation of inventories. Units of opening and closing inventories आपको प्रोवाइडेड हैं कि ओपनिंग यूनिट्स में WIP कुछ नहीं है, हाँ फिनिश गुड्स अवेलेबल है। जबकि क्लोजिंग यूनिट्स के अंदर आपके पास WIP भी है और फिनिश गुड्स भी हैं। और इसके साथ स्टार लगाकर आपको ये भी बताया हुआ है कि ये जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और ये 40% कंप्लीट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये आपसे एक टच चाह रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग का। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंडेड 31st August 2024, the fixed factory overheads were 10% of total manufacturing overheads. सर लास्ट ईयर 31 अगस्त 2024, अभी कौन सा साल चल रहा है, 31 अगस्त 2025 पे काम कर रहे हैं हम लोग। जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो 10% थे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। ठीक है, अभी तक इस बात का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, आगे चल के देखेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ML had been following marginal costing up to last year. However, for the current year, management intends to prepare financial statements under both marginal as well as absorptional. तो पिछले साल तक हम लोग जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते थे वो जस्ट मार्जिनल के हिसाब से बनाते थे, अब हम लोग एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के हवाले से कोई बात नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ दोनों जगह रिकॉर्ड कर दूंगा। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम के हवाले से 26,340 और 26,340 ये दोनों मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ रहे होंगे। ठीक है सर। अब अगली चीज़
डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, अब डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 8,400 मिलियन, ठीक है सर। इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। तो डायरेक्ट लेबर ये भी वेरिएबल है, तो एज इट इज दोनों में चार्ज हो जाएगी 8,400। और हमेशा पेपर के अंदर आसान काम पहले किया करें, मुश्किल काम को मत सोचा करें। मुश्किल चीज सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे बैठे हुए। फ्यूल एंड पावर में 90% वेरिएबल है, बाकी के फिक्स्ड है। तो अब जरा सोचिएगा मार्जिनल क्या कहता है। मार्जिनल तो भाई ये कहता है कि आपने फ्यूल एंड पावर में जितना बेयर किया 4 मिलियन, 4 मिलियन का सिर्फ वेरिएबल खर्चा मेरे पास लाना, बाकी का फिक्स खर्चा जो है, वो फिक्स खर्चा जो है वो आप किस चीज़ को, वो आप पीरियड की कॉस्ट का पार्ट बना देना, मतलब फिक्स कॉस्ट को अलग से चार्ज कर देना। ठीक है। एब्जॉर्प्शनल क्या कहता है, एब्जॉर्प्शनल कहता है भाई ये जितनी भी फिक्स कॉस्ट है ना 10%, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाना और चार्ज कर देना। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो फ्यूल एंड पावर में 90%, 4,000 का 90%। सर फ्यूल एंड पावर इसका 90% वेरिएबल है, तो 4,000 का 90% कितना होता है। सर 4,000 का 90% होता है मेरे पास 3,600। ये 3,600 मिलियन मेरे पास मार्जिनल में। अच्छा मैंने ये गलती कर दी, मैंने इनको नेगेटिव नहीं लिखा, ख्याल रखिएगा, मुझसे ये गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है। ऑल दो हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन गलती हो सकती थी। 3,600 मिलियन मैंने मार्जिनल में एज अ वेरिएबल रख दिया। सर आप बोलेंगे आपने फिक्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया। मैं फिक्स को इंक्लूड करूंगा आखिर के अंदर। याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग किस बेसिस पर चलता है। मार्जिनल कहता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और जो बचा वो आपके पास कंट्रीब्यूशन, फिर उस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। जबकि एब्जॉर्प्शनल ये कहता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आप इसमें से माइनस कर देना क्या चीज़, जो भी कोई आपकी इन्वेंट्री बची हुई है क्लोजिंग के तौर पे उसको अलग करना, और आखिर में जो अदर फिक्स कॉस्ट है उसको आप अलग से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेना। ये एब्जॉर्प्शनल का उसूल है। तभी एब्जॉर्प्शनल के अंदर मैं ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, और आखिर में फिर मैं ये जो एडिशनल 10% चार्ज कर रहा हूँ ना, इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोजिंग का पार्ट बनाकर अलग कर दूंगा। जबकि मार्जिनल में ऐसा कुछ नहीं होगा। एब्जॉर्प्शनल में ये जो मैंने एडिशनल पैसे चार्ज किए हैं ना, इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाऊंगा और फिर माइनस कर दूंगा। लेकिन मार्जिनल के अंदर मैं पूरे के पूरे अमाउंट को चार्ज कर रहा हूँगा। अगला काम, फ्यूल एंड पावर के बाद डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और ये सारी की सारी फिक्स्ड है। तो डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी की सारी फिक्स्ड है। तो मतलब मार्जिनल तो ऐसी किसी कॉस्ट को मानता ही नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ये कहता है मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको अलग कर दूंगा। लेकिन एब्जॉर्प्शनल कहता है भाई आने दो, मैं तो मानता हूं इस चीज को। कितनी है, 2976। 2976। फिर उसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर 20% वेरिएबल है, 20% ऑफ 1260। तो जितना वेरिएबल है उतना मार्जिनल को चार्ज कर देना, और जितना फिक्स्ड है और वेरिएबल दोनों उठाकर एब्जॉर्प्शनल को डाल देना। 20% वेरिएबल, 20% किसका है सर, सर 1260 का 20%, 1260 का 20% कितना बनता है, 252,000। 252,000 यहाँ से माइनस कर दूंगा, और यहाँ से आप पूरा 1260 माइनस कर रहे होंगे,
क्योंकि एब्जॉर्प्शनल अगेन यही कहता है कि फिक्स्ड हो वेरिएबल हो पूरा प्रोडक्ट की कॉस्ट को चार्ज कर दो। देन अगली चीज अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सर अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर मेरे पास कितना खर्चा है 5540। इसमें से जितना वेरिएबल है वो आप चार्ज कर देंगे और जो फिक्स्ड है उसको एब्जॉर्प्शनल में डाल देंगे। सर कितना? सर अदर मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास 60% है, तो 5540 का 60% कितना बनता है? 3324 और 5540। सर और कोई चीज़ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन रही है? मार्केटिंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सर मार्केटिंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्या ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है? सर बिल्कुल भी नहीं। सर इसके अलावा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है, तो मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट से पर्टेन करने वाले जितने भी खर्चे थे उनको मैंने अपने पास देख लिया। ठीक हो गया सर। अब मुझे अगला काम क्या करना है? अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जितनी भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हुई है ना, मुझे वो पता चल गई है अभी तक। तो मुझे ज़रा सम करके बता दोगे कि मेरे पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है अभी तक? मुझे इसका सम करके बताओ कि मेरे पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है अभी तक। अभी तक मैंने मैन्युफैक्चरिंग पर कितना खर्चा कर दिया? यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा लाइन ऊपर टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, और सेम गोज फॉर दिस। अच्छा ये किसका बता रहे हैं आप? 419 पहले वाले का होगा आई होप। 419916 अच्छा 41 मिलियन है ये। 41,916,000, और इसका आंसर आना चाहिए 48,516, 48,516 एंड 1000। ठीक है, ये है मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग। आप कह सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो मैं वहां पर कह रहा होता था। ठीक है, दोनों के अंदर मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है? सर मुझे इसमें से क्लोजिंग माइनस करनी है, और कोई ओपनिंग वगैरह है तो उसे मुझे ऐड करना है। तो अब देख लेते हैं कि क्लोजिंग के हवाले से मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या डेटा अवेलेबल है। सर इसने मुझे बताया है कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कितनी है। सर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के अंदर 60,000 यूनिट WIP के आ रहे हैं, और 1,80,000 यूनिट मेरे पास फिनिश गुड्स के आ रहे हैं। 1,80,000 यूनिट्स मेरे पास फिनिश गुड्स के आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मैं पर यूनिट वैल्यू किस पर करूँगा? मैं पर यूनिट वैल्यू किस पर करूँगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है, तो आपको एक बात याद होनी चाहिए अच्छे से कि हमारे पास मेथड कौन सा है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग यूनिट्स भी हैं कुछ और क्लोजिंग यूनिट्स भी हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ओपनिंग WIP कुछ नहीं है। ओपनिंग WIP कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सुकून है एक तरफ से। अब मुझे यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकालने की ज़रूरत है, पर यूनिट कॉस्ट निकालने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आई टोल्ड यू कि ओपनिंग नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप पर उसने रहम कर दिया। लेकिन एग्जामिनर चाहता तो यहाँ पर ओपनिंग WIP भी इंक्लूड कर देता, फिर आप सोचते रहते बैठे हुए। तो इसीलिए हम इसी तरह से सवाल पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे सिनेरियोज इसमें से पिक हो सकते हैं। चलें, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर इसके साथ एक वर्किंग करते हैं और उसमें से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, ताकि EPU मिल जाएगा। मुझे कॉस्ट पता है, मैं इसकी बुनियाद पर क्या निकाल सकता हूँ? मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास कितना खर्चा हो चुका है। ऐसा कर सकता हूँ मैं। चलें, ये वाला काम कर लेते हैं। मैं एक वर्किंग ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। वर्किंग 1। सबसे पहले मुझे क्या तलाश करना चाहिए? सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स तलाश करने चाहिए। तो मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स तलाश करने हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि उसने कहा है सर जो क्लोजिंग है उस पर मटेरियल पूरा पूरा लगा है, लेकिन कन्वर्जन पूरा पूरा नहीं हुआ। मटेरियल एंड कन्वर्जन।
अब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने यूनिट्स हैं, आइए देख लेते हैं। सर सेल्स कितने यूनिट्स की हुई है? नहीं, हम तो पूरा निकालेंगे ना मिस्टर खालिक, हम सिर्फ क्लोजिंग की बात थोड़ी करेंगे, हम तो सब कुछ चेक करेंगे ना कि मेरे पास कितने क्लोजिंग थे कितने ओपनिंग थे, इन सबको अकाउंट फॉर कर रहे होंगे हम। ठीक है। अच्छा अब ज़रा गौर करना, भाई मेरे पास सेल्स कितनी हो रही है पता है, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं उनकी मुझे वैल्यू पता है, उनकी मुझे वैल्यू पता है, मुझे यूनिट्स पता है, बिल्कुल सारे यूनिट्स भी पता है। ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं, क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर कितने हुए ये तो पता ही नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चर कितने यूनिट्स हुए ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चर इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या मैं निकाल सकता हूँ? आओ ये काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा, मैं ये कहूंगा भाई देखो, मेरे पास सेल्स वगैरह हो रही है कितने की, सेल्स हो रही है 5250 यूनिट्स की। फिर इसके अलावा मेरे पास कुछ ओपनिंग यूनिट्स भी हैं, ठीक है, और मेरे पास कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स भी हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स। जब मैं इन तीनों को अकाउंट फॉर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, सॉरी कॉस्ट कह रहा हूँ, माय मिस्टेक, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं। मेरे पास कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो कि मैंने मैन्युफैक्चर किए हैं, जो कि मटेरियल से गुजरे हैं और जो कि कन्वर्जन से गुजरे हैं। तो मैं इन तीनों को यहाँ पर रख कर ये चेक करना चाह रहा हूँ। आओ देख लेते हैं। चलें मुझे बताएं सबसे पहले मेरे पास सेल्स कितनी हुई है, 5250, 1000 यूनिट्स। और ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, ओपनिंग में मेरे पास हैं 1,60,000 और क्लोजिंग में है 1,80,000। ओपनिंग में 1,60,000 और क्लोजिंग में 1,00,000। मुझे अगर ये चेक करना है कि कितने यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर किए हैं तो मैं सिंपल सा काम करूंगा, ओपनिंग को माइनस कर दूंगा और क्लोजिंग को ऐड कर दूंगा। इसकी लॉजिक क्या है? सर जब मैं सेल्स निकाल रहा होता हूँ, जब मैं सेल्स निकाल रहा होता हूँ या जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा होता हूँ तो मेरा तरीका क्या होता है, मैं पहले ओपनिंग गुड्स लेता हूँ 160 की, उसमें प्लस करता हूँ मैन्युफैक्चर कितने की है, और फिर जो बचे होते हैं क्लोजिंग स्टॉक उसे माइनस कर देता हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने सेल्स कितनी करी। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या आंसर आ रहा है? 5270। सेम हरकत यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, मैं दोबारा नहीं नोट डाउन कर रहा, मगर यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, 5270। यहाँ तक मामला सॉर्ट है। अब क्लोजिंग WIP, सर क्लोजिंग WIP कितना है? 60,000 यूनिट, जिस पर मटेरियल पूरा लगा है लेकिन कन्वर्जन 40% है। तो अब मुझे इसके अंदर, ये तो वो यूनिट्स हैं जो कि मेरे पास कंप्लीट प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब गुड यूनिट्स, बिल्कुल रेडीमेड फिनिश गुड्स यूनिट्स। अब कुछ हैं आपके पास क्लोजिंग WIP के तौर पर, जिसमें से 100% आपके पास मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से और 40% आपके पास कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स कितने बनते हैं मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये बिल्कुल 60,000 बन जाएंगे। और 60,000 का 40% कितना बनता है? 24,000। इन दोनों का सम करेंगे तो तकरीबन 5,333,000, और अगर इसका सम करेंगे तो 5,294। सर ये वर्किंग समझ में आई? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी यूनिट्स तैयार हुए हैं इनकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से कितने बनते हैं, तो आप बोलोगे सर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने बनते हैं और कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5,294,000 बन जाते हैं। ये है इनका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पता चल गए तो मैं पर यूनिट प्रोडक्ट प्राइस आसानी से निकाल सकता हूँ, मैं पर यूनिट प्रोडक्ट की प्राइस आसानी से निकाल सकता हूँ। सर वो कैसे निकलेगी? सिंपल है सर, खर्चा आपको पता है कितना किया है, यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा।
कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे निकालनी है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे मटेरियल पर कितना खर्चा किया उसको डिवाइड कर दूंगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, और कन्वर्जन पर कितना खर्चा किया उसको डिवाइड कर दूंगा। और मज़े की बात ये कि आपको ये काम दोनों के लिए करना पड़ेगा, मार्जिनल के लिए अलग और एब्जॉर्प्शनल के लिए अलग। अलग अलग करने का रीज़न क्या है? अलग अलग करने का रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल तो दोनों पर सेम खर्च हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर चल के। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब मैंने इनकर की है तो मैंने दोनों पर सेम नहीं की, दोनों पर अलग अलग इनकर की है, और ये अलग अलग होने की वजह मुख्तलिफ रीजंस हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे मटेरियल और कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है ना, तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना 41916, इसके मैं दो हिस्से कर लेता हूँ, एक कन्वर्जन और एक मटेरियल। कैसे अलग अलग होगा सर? सर इस 41916 में से अगर मैं रॉ मटेरियल की प्राइस माइनस कर दूं तो मुझे सिंपली पता चल जाएगा कि कन्वर्जन पर कितना खर्चा किया है मैंने। आइए पहले ये काम मार्जिनल के लिए कर लेते हैं सिंपल। तो अगर मैं ये काम सबसे पहले मार्जिनल के लिए करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं? अगर मैं ये काम मार्जिनल के लिए करना चाहूं तो मेरे पास मटेरियल का खर्चा कितना है, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 26340, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ के साथ? 5330, जो मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे मटेरियल का पर यूनिट रेट पता चल जाएगा, कितना आ रहा है? 4.94। सिमिलरली मैं कन्वर्जन की कॉस्ट निकाल लूँगा। तो अगर मैं टोटल जो है मेरे पास 41,916 इसमें से माइनस कर दूं 26,340, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कन्वर्जन पर कितना खर्चा हुआ है। इसका जवाब मुझे पता चला है अभी 576। मिस्टर खालिक वर्किंग्स का ध्यान रखिएगा, अगर नंबर आगे पीछे हुआ ना पूरा आंसर ख़राब हो जाएगा और फिर ये रिकनसाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे पास कन्वर्जन की वैल्यू कितनी आ रही है पर यूनिट? 2.94। ऐसा ही है, वेरीफाई करते रहें। और अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो 7.88 पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर। अब एब्जॉर्प्शनल के लिए बात कर लेते हैं। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन के अंदर मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? एब्जॉर्प्शन के अंदर मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर? सेम। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर वही बात दोबारा लिख दूँ? मटेरियल विल बी सेम, क्योंकि कॉस्ट भी सेम है और डिवाइड करने वाले यूनिट्स भी सेम है, तो पूरी वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने 4.94 सेम सेम लिख दिया। कन्वर्जन का ईपीयू चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ, मैंने मिस्टेकनली गलत नंबर लिख दिया, 5294 है। सॉरी, कैलकुलेटर में सही लिख दिया मगर यहाँ पर गलत लिख दिया, 5294। ये चेक कर लेना एक बार, ये आंसर सही आ रहा है, ऐसा ना हो मैंने कैलकुलेटर में भी गलत लिख दिया। ठीक है, वो सही है, गुड। सर मटेरियल की कॉस्ट सेम है, अच्छा यहाँ पर कन्वर्जन की कॉस्ट डिफरेंट है, तो मैं कन्वर्जन की कॉस्ट सेम यूज़ नहीं कर सकता। कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है सर? 48516, इसमें से माइनस कर दो इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, क्या आंसर आ रहा है? 22,176,000, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कन्वर्जन के यूनिट्स 5294 से। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। मिस्टर खालिक सही है, ये नंबर चेक करिएगा।
4.19, और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही होगी 9.13। 9.13 मेरे पास एब्जॉर्प्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अभी तक मुझे जस्ट पर यूनिट कॉस्ट पता चली है दोनों की। अब मेरा अगला स्टेप होगा, वेरीफाइड है मिस्टर खालिक? अब मेरा अगला टारगेट होगा कि मुझे इन दोनों की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो चलें, अगला काम कि हम दोनों की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज निकाल लेते हैं। दोनों के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब दोनों की क्लोजिंग स्टॉक की मैं जब वैल्यू निकालने बैठूंगा तो मेरे पास कुछ, क्योंकि एक मार्जिनल के अंदर निकलेगा, एक मार्जिनल के अंदर निकलेगा और एक एब्जॉर्प्शनल के अंदर। मार्जिनल वाली निकाल लेते हैं सर सबसे पहले। मार्जिनल वाली निकाल लेते हैं सर सबसे पहले। सर मार्जिनल के अंदर जो मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, मार्जिनल का रेट क्या है? 7.88। सर सिंपल है, यूनिट्स कितने हैं? सर क्लोजिंग यूनिट्स हैं 1,80,000। क्लोजिंग यूनिट्स हैं 1,80,000। तो मुझे 1,80,000 यूनिट्स को कितने पर वैल्यू करना है? 7.88 पर। क्या वैल्यू आ रही है? 1418। 1418 400। अगर कोई पूछे कि ये वर्किंग कहाँ से है तो आप इसका वर्किंग का रेफरेंस ज़रूर देंगे पेपर के अंदर, लाजमी। अच्छा, अब ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग के फिनिश गुड्स नहीं है, बल्कि थोड़े से WIP के भी हैं। थोड़े से WIP के भी हैं। WIP के कितने हैं सर? WIP के मेरे पास 60,000 यूनिट्स हैं। 60,000 यूनिट्स हैं। इसमें से कुछ मटेरियल के हैं और कुछ कन्वर्जन की कॉस्ट है। मुझे दोनों को वैल्यू करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो मटेरियल का खर्चा कितना आएगा? सर मटेरियल की कॉस्ट है पर यूनिट 4.94। और मैं एक ब्रैकेट में वर्किंग कर दूं, मुझे उम्मीद है समझ जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पर आ चुके हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। और 4.94 के साथ 2.94 मेरे पास कन्वर्जन की कॉस्ट है पर यूनिट। लेकिन यह पूरा यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें कितने परसेंट कंप्लीशन है? सर इसमें सिर्फ 40% कंप्लीशन है। मुझे इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन बताएं। 366,960 आ रहा है मेरे पास, मुझे बताएं यही है? गुड। चलें, ये हमारे पास मार्जिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। अब सेम चीज़ हम एब्जॉर्प्शनल के लिए निकाल लेंगे। एब्जॉर्प्शनल के लिए मैं निकालूंगा, उसमें भी यही वाली हरकत करूंगा कि 1,80,000 है, तो जो एब्जॉर्प्शनल का रेट निकला था मेरे पास उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.13। क्या आंसर आ रहा है? 1643 400। और WIP के लिए, WIP के लिए सर 60,000 यूनिट्स हैं। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चार्ज कर दूंगा 4.94 प्लस यही 60,000 यूनिट्स हैं
कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से 4.19 मल्टीप्लाई बाय 40%। मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर मेरे पास 396960 आ रहा है। 396960। गुड। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों पर्सपेक्टिव से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब मुझे इन सारी वैल्यूज़ को जस्ट ऊपर पुट करना है। ओपनिंग की वैल्यू गिवन है, वो भी निकालनी है, ताकि अगर कोई वर्किंग करनी है तो मैं साथ साथ कर लूँ। सर ओपनिंग की वैल्यू गिवन है, चलें अब एक काम करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम जस्ट पुट करते चले जाएंगे। सर सबसे पहले मैं ओपनिंग की वैल्यू डाल रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास 1080। 1080, ठीक है। तो 1080 और एब्जॉर्प्शनल के अंदर मैं इसको कितना डालूंगा जी? एब्जॉर्प्शनल के अंदर मैं इसको कितना डालूंगा? 1080? नहीं, मुझे याद पड़ रहा है इसमें सवाल में कुछ जुमला दिया था जो कि मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसका यहाँ पर इस्तेमाल है। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंडेड 31 अगस्त 2024 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 10% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने इनकर की थी पिछले साल, उसका 10% मेरे पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड था। तो ये जो इसने मुझे 1080 का अमाउंट दिया है, ये किस पर्सपेक्टिव से दिया है? क्योंकि ज़रा सोचो, ये जो वैल्यूएशन होती है ये मार्जिनल के लिए है या फिर एब्जॉर्प्शनल के लिए है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये 1080 किस पर्सपेक्टिव से है? मार्जिनल या एब्जॉर्प्शनल? कैसे पता चला ये मार्जिनल से? सर क्योंकि पिछले साल तक हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते थे, ये लिखा हुआ। तो ये जो 1080 की वैल्यू निकली होगी ये भी मार्जिनल के हिसाब से निकली होगी। मैंने कहा ठीक हो गया। तो अब अगला काम क्या होगा आपका? अब एब्जॉर्प्शनल के हिसाब से तो पता नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक बात बोली कि हम मार्जिनल पे जो खर्चा करते थे, मतलब जितने भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर होती है, उसका 10% मेरे पास क्या होता है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एब्जॉर्प्शनल क्या कहता है कि मेरे अंदर फिक्स फैक्ट्री भी डाल दो। तो अगर मैं मार्जिनल वाली कॉस्ट के अंदर 10% ऐड कर दूं तो क्या एब्जॉर्प्शनल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर मैं मार्जिनल में 10% ऐड कर दूं तो क्या एब्जॉर्प्शनल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर 1080 में 10% ऐड कर दिया, मतलब 1080 को 1.1 कर दिया। मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 11 88 एंड 000। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बन रही है। और इसके रीज़न क्या है? सर इसका रीज़न सिंपल है कि पिछले साल मार्जिनल के हिसाब से इतनी वैल्यू थी, लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं है। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूं जो कि इसी का 10% है, सवाल में गिवन है कि मैन्युफैक्चरिंग का 10% फिक्स कॉस्ट है, तो अगर मैं 1080 का 10% ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी 118 ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। ठीक है, अगला काम, अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को ठिकाने लगा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास दो तरह का है, एक फिनिश गुड्स का है और एक क्लोजिंग WIP का। सर फिनिश गुड्स की वैल्यू भी निकाली हुई है और क्लोजिंग WIP की भी वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो मुझे बताएं नीचे से क्या वैल्यू है फिनिश गुड्स की? सर 1418 मार्जिनल में, 1418, और एब्जॉर्प्शनल में कितनी है? 1643 400। 1643 400। 1643 400। सर कोई पूछे कहाँ से आई तो आप नीचे से वर्किंग्स नंबर लाजमी रेफर कीजिएगा। सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो हो गए, अब मैं इसके अंदर क्लोजिंग WIP भी ऐड ऑन कर देता हूँ। क्लोजिंग WIP भी इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ। क्लोजिंग WIP कितने? सर 366
366960 ये है मेरे पास मार्जिनल में। 366960 और एब्जॉर्प्शनल में कितनी है? 396960। मुझे सिंपली क्या करना है, क्लोजिंग है तो इन दोनों को माइनस कर देना है। अब ये दोनों मेरे पास माइनस करने के बाद क्या आंसर बच रहा है? इन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे, इन सब को बल्कि माइनस कर देंगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर अगर मार्जिनल की बात करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा, बल्कि इसको भी माइनस ही करना पड़ेगा ना। जब मैं इन सब को अकाउंट फॉर कर रहा हूँगा, जब मैं इन सब को अकाउंट फॉर कर रहा हूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि इसमें से मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट तकरीबन निकाल दी। किस में से माइनस करोगे? ये 84 मिलियन की सेल्स में से। 84 मिलियन में से ये अमाउंट्स माइनस करो, ये ऐड करो। जी, बल्कि मेरे हिसाब से हमें गलती कर रहे हैं। जब मैंने इन फिगर्स को नेगेटिव लिखा है ना, इन फिगर्स को नेगेटिव लिखा है, तो इनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग वाली को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से आपके पास आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग को नेगेटिव कर दो, बाकी सबको पॉजिटिव रहने दो। अब आंसर सही आएगा, बताओ जल्दी से मुझे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। अब आंसर सही आएगा प्लस माइनस की वजह से, वरना आंसर में गलती हो जाती। बता भी दो भाई क्या आंसर आ रहा है। मेरे पास बन रहा है ये 41210640। यही है नेगेटिव। ये मैंने जस्ट इनको काउंट किया है, इसको काउंट किया है, माइनस नहीं किया मैंने उसको सेल्स में से, मैंने जस्ट इसको रिकॉर्ड किया है। और अगर इसको चेक करूं तो इसका आंसर आ रहा है 47663640। खालिक आपका चेंज क्यों आ रहा है? आपने डायरेक्ट सेल्स में से माइनस किया है तो आ रहा है ऐसा आंसर, फिर ठीक होगा। मैंने जस्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, फिर आपका सही आंसर। चलें, अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस कर देता हूँ। सर क्या है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट, मार्केटिंग, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये मेरे पास कुछ वेरिएबल खर्चे रह गए थे, मैं इसको भी माइनस कर देता हूँ। लेकिन इसको आप माइनस करेंगे जस्ट मार्जिनल में से, क्योंकि एब्जॉर्प्शनल तो इनको अलग से वेरिएबल के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग से पर्टेन करती हुई जितनी भी खर्चे हैं 15,000 के वेरिएबल, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। मार्जिनल क्यों लिख रहा हूँ? मार्केटिंग आएगा ना यहाँ पे, मार्केटिंग। सर मार्केटिंग एंड सेलिंग से कितने परसेंट बिलोंग करते हैं? सर 70%। चलें, तो 15,000 का 70% कितना बनता है? 15,000 का 70% बनेगा 10,500। ये भी माइनस कर देंगे, एब्जॉर्प्शनल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको हम आगे रिकॉर्ड कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद जो आपके पास, अब मुझे नेट निकाल के बताना,
नेट मतलब सेल्स में से ये दोनों फिगर्स माइनस करना और ये फिगर माइनस करना। तो मुझे आंसर बताना। अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर एब्जॉर्प्शनल की बात करोगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यही रीज़न है कि मुझे इतना एहतियात से बनाना पड़ रहा है। बस जो आपने खाली पहले नंबर निकाला था उसमें से 10,000 माइनस कर देना, 10,500। 32,289, 32, ये 32 मिलियन है। थ्री टू 289,360, और 47 मिलियन को जब माइनस करोगे इसमें से तो कितना आंसर आ रहा है? 36,336,360। सर ये आंसर आ रहा है मेरे पास एब्जॉर्प्शनल के केस में। जगह ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। चलें, ये वाला काम हो गया। सर अब इसके अलावा जो बचे कुचे खर्चे हैं वो यहाँ पर डाल दें ताकि आप नेट प्रॉफिट निकाल सकें। तो सर अब बचे कुचे खर्चों में पहले तो वो जो मार्केटिंग वगैरह का बचा हुआ है वो डाल देते हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग का जो बचा हुआ है वो डाल देते हैं। यहाँ पर 30% चार्ज होगा, यहाँ पर 30% चार्ज होगा, और कितना होगा 15,000 का 30%? 4 पॉइंट, और यहाँ पर पूरे का पूरा 15,000 चार्ज हो जाएगा। सर इसके अलावा कोई खर्चा बचा है? नहीं सर, एब्जॉर्प्शनल में तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो तो हमने सारी की सारी चार्ज कर दी। हाँ, अलबत्ता कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास बची है मार्जिनल से रिलेटेड, उसको चार्ज कर देते हैं। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास मार्जिनल से पर्टेन करती हुई बची है, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब वो कितनी है ये कैसे पता चलेगा? देखो इसका एक तरीका तो है कि आपने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 90% किया, 10% छोड़ दिया, 20% छोड़ दिया, इन सारी चीज़ों को आप जो रिमेनिंग परसेंटेजेस है वो करके निकाल लो। एक ऑप्शन तो ये है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि लॉजिकली सोचना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस वही तो है जो एब्जॉर्प्शनल में ज़्यादा फिक्स कॉस्ट चार्ज करी है आपने। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेकर देखो तो मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। 41,916 और 48,516, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? मार्जिनल में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर किया और एब्जॉर्प्शनल में, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 6,600। अब दूसरा काम करना, दूसरा काम अभी नहीं, भले क्लास के बाद कर लेना, कि इनमें जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनका परसेंटेजेस चेक करना। जैसे कि फ्यूल एंड पावर में 10% बच गया, डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट उसकी चेक करना, इनडायरेक्ट लेबर, इन सब को आप सम करोगे तो भी आंसर 6,600 ही बनेगा। तो वो 6,600 जो मैंने ऊपर एब्जॉर्प्शनल में पहले चार्ज कर दिया था, यहाँ पर मैंने चार्ज नहीं किया था, वो मैं यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ। सर सारी कॉस्ट इनकर हो गई, अब मुझे आखिर में नेट प्रॉफिट बता दें दोनों का। सर नेट प्रॉफिट मेरे पास आ रहा होगा 21,189,360, और यहाँ पर आ रहा होगा 21,336,360। ये है सर मेरे पास दोनों के नेट प्रॉफिट्स, दोनों के नेट प्रॉफिट्स आ गए मेरे पास।
चलें सारा भाई अगला काम कर लेते हैं, विच इज़ रिकन्सिलिएशन, आखिरी काम। सर रिकन्सिलिएशन में मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना है? सर रिकन्सिलिएशन में मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि मुझे मार्जिनल वाला प्रॉफिट उठाकर एब्जॉर्प्शनल के बराबर लाना है। तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कितना है सर? 21, 189 और 360। मुझे इसको बराबर करना है एब्जॉर्प्शनल वाले के। तो इनमें डिफरेंस किस किस चीज़ का होगा? सर ओपनिंग और क्लोजिंग के फिनिश गुड्स का। मुझे सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। तो अब उनकी एडजस्टमेंट्स में किस किस तरह रिकॉर्ड कर सकता हूँ? सर सबसे पहले ऊपर आए और देखें, वर्किंग्स में आए, कहाँ गई वर्किंग्स? हाँ, वर्किंग्स में मैं आता हूँ। तो वर्किंग्स में मैं देखता हूँ कि मैंने ओपनिंग स्टॉक कितने पर रिकॉर्ड किया है, मैंने ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने पर रिकॉर्ड किए हैं। सर ओपनिंग फिनिश गुड्स मैंने इनको इसीलिए अलग अलग कलर से लिखा है। मैंने मार्जिनल में 1080 पर रिकॉर्ड किया है और एब्जॉर्प्शनल में 1188 पर रिकॉर्ड किया है। कुछ नहीं करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 1188 का और 1080 का। ये जो एडिशनल अमाउंट है ये एब्जॉर्प्शनल में रिकॉर्डेड है, मार्जिनल में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये एडिशनल अमाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा। कितना है? 108। 108 को मैं माइनस करूंगा क्योंकि मार्जिनल के अंदर ये ज़्यादा एक्सपेंस बना हुआ है, सॉरी एब्जॉर्प्शनल के अंदर ये ज़्यादा एक्सपेंस बना हुआ है। तो मार्जिनल में ये कम एक्सपेंस बना हुआ होगा, मैं ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो भाई, अब क्लोजिंग एफ की बात कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग एफ मैंने वहाँ पर कितने पे रिकॉर्ड किया है? सर यहाँ 1418 पर रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर 1643 पर रिकॉर्ड किया है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे नीचे भी एब्जॉर्प्शनल में जाते हुए इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मार्जिनल में मैंने 1418 ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 1643 ऐड किया है। तो एब्जॉर्प्शनल का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, तो मुझे जो डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा। 2,25,000, 2,25,000 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सर क्लोजिंग WIP में मैं क्या करूँगा? सर वही वाली चीज़ करूँगा। क्लोजिंग WIP के अंदर 366,960 और 396,960 इन दोनों का डिफरेंस लूँगा। सर वही वाली चीज़ कि एब्जॉर्प्शनल में ज़्यादा ऐड हुआ है तो मुझे नीचे भी ऐड करना पड़ जाएगा, मार्जिनल में कम ऐड हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस 30,000 रुपये होगा, ऐड कर दूंगा। और जब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा, बताइएगा क्या? कितना? सेम है? चलो वाह, बैलेंस हो गया। 21,336,360। सर ये था आपके पास मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग का एक अच्छा सा सवाल जिसकी हमने एक रिवीजन करी, और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी का कोई सवाल है इसके अंदर तो वो मुझसे पूछ सकता है।